ठीक है। देखिए, इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने कुछ प्रॉपर्टी 4 और 5 के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, और समय ना होने की वजह से एक ये लास्ट क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 6 में हमने मेथड 1 एक दूसरे तरीके से इसको हमने सॉल्व किया था, वो भी तरीका जेन्युइन तरीका है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं था, उसको भी हम अभी इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 4.2 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, पहले तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पहला मेथड हमने इस लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं, उस लेक्चर में थोड़ा सा अधूरापन था, वो पूरा हो जाएगा इस लेक्चर में। लेकिन हालांकि हम मेथड 2 इस लेक्चर में पहले दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एक बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर, तो आप उस सीरीज में हमने इस तरह के कई सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगर वो सीरीज आप देख करके बैठे हैं तो हमें क्लास 12th में, हालांकि वो क्लास 11 की सीरीज होती है, ठीक है, तो क्लास 12th में इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने वो क्लास 11 हमसे नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम ना हो फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, इस प्रकार से इसको समझाएंगे कि आपको क्लास 11 ना पढ़ना पड़े और आपका काम बन जाए। ठीक है, आइए चलिए मेथड नंबर पहले 1 से हम मेथड 1 पहले तरीके से सॉल्व करते हैं। मेथड 1 इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट लेक्चर सीरीज रन है 12th बोर्ड सीबीएसई 2025 के जेईई को पेपर को टारगेट करके केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर इस चैनल पर आपको मिल रहे हैं लगातार डेली, और क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर हर दिन पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दी जाएगी। जब जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा या हाफ ऑफ करके नोट्स आपको पार्ट वाइज नोट्स करके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि केमिस्ट्री का पीडीएफ अपलोड हो चुकी है केमिस्ट्री का चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से जाकर पहले आप यहां से पढ़िए, क्लास नोट्स ना करिए, सिर्फ समझिए, और समझने के बाद आपको क्लास नोट्स ऑलरेडी दे दिए जाएंगे। फिर भी क्लास नोट्स आपको हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने क्लास नोट्स खुद नहीं बनाएंगे अपने हाथ से। ठीक है, आपको स्वयं हैंड रिटन नोट्स आपको अपने हाथ से बनाना है, तब ज़्यादा आपको फील आएगा और ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है, हालांकि आपकी सहूलियत के लिए हम नोट्स जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक डिटर्मिनेंट है 2x2 की, इसका वैल्यू दिए 2022, ठीक है, 2022। ठीक है, n1 n2 इंटीजर है। द नंबर ऑफ सोल्यूशन इज कितने, इस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम ये एक पॉलिनोमियल्स मान सकते हैं, एक ये व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है, इसको हम खोल दें अगर तो ये आएगा। ठीक है, n1 स्क्वायर माइनस का n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2022। इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं हमें, कितने सोल्यूशन n1 n2 कैसे मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे विद बीइंग n1 n2 इंटीजर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी ये देख करके, सर इक्वेशन 1 है और इंटीजर 2 है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम? सर ऐसे तो दो इक्वेशन, दो अननोन राशि होती है, अननोन क्वांटिटी होती है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जरूर गई है, वो आप देख नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ना किया जा सके। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, बट फिर भी इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए, n1 n2 इंटीजर दिया है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में, और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं ताकि अगर कभी ना कभी दो भूले भटके अगर बोर्ड में आ जाए तो आप लोग पीछे ना रह जाएं। ठीक है, इसलिए हम जेईई के भी कुछ स्टार्ट हो गया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा लेक्चर रोकना पड़ा था हमें। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो कक्षा 8 में, क्लास 8 में प्राइम फैक्टर करना आपको आता होगा, तो हम वहाँ समय न बर्बाद करके डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, हमको प्राइम फैक्टर यहाँ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो हमको प्राइम फैक्टर करना हमें आपको ना बताना पड़े, इतना ही तो मतलब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 3 3, हम तो देख के लिख देंगे। ठीक है, 2 3 3 7, चूँकि समय हमें लेक्चर कम से छोटे से छोटा रखना है, और देखिए लेक्चर की ड्यूरेशन जितनी छोटी होगी और इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा उस लेक्चर में, तो आपका सिलेबस समय से ख़त्म हो जाएगा। हमारा टारगेट है दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म करना है, और फिर आपको अनसॉल्व सॉल्व करानी है और जेईई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने हैं। ठीक है,
अगर हम आपको कल गुणा भाग कैलकुलेशन गुणनखंड फैक्टर एलसीएम एचसीएम लेना इस क्लास 12 के इस लेक्चर सीरीज में बताएंगे तो फिर भाई आपका दिसंबर तक जो एम है कि सिलेबस खत्म करना है तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें आपका थोड़ा सी मदद चाहिए कि आप ये सब चीज़ें हमसे ना पूछे कि सर 2022 का फैक्टर कैसे कर लिया। ठीक, इतना तो मतलब बेस आप लेकर के ही बैठे इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करने से पहले कि लेक्चर सिलेबस समय पर खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये दो फैक्टर दो गुणनखंड है, मान लीजिए P इसको नाम दे दें और इसको Q नाम दे दें। ठीक है, P इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाई, अब इसके अलावा और इसके प्राइम फैक्टर नहीं होने वाले। ठीक है, अच्छा P इंटू क्यू बराबर ये। अच्छा अब इसमें केसेस बनेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट हमको पता तो है नहीं P की वैल्यू क्या है। मान लीजिए N1 प्लस N2 2 है, तब N1 माइनस N2, अच्छा N1 माइनस N2 N1 प्लस N2 तो बड़ा होगा, तो वो छोटा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये ब्रैकेट जो होगा, ये फैक्टर जो होगा ग्रेटर होगा N1 माइनस N2 से। ठीक है, ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा। ठीक है, ये जो मेरा ये जो इसकी वैल्यू होगी ये स्मॉलर होगी, इस फैक्टर की वैल्यू स्मॉलर होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। N1 प्लस L2 होगा, मान लीजिए हमने एक बार एक केस ले लिया 337, तो N1 माइनस N2 क्या ही लेना पड़ेगा। If we take N1 plus N2 is equal to 337, then N1 minus N2 is equal to 6 होगा। ठीक है, अब एक दूसरा केस देखिए, केस सेकंड। और भी तो सर केस हो सकते हैं। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने बोला सर अगर आप N1 प्लस N2, क्योंकि हमें पता तो है नहीं ना कि बस हमें इतना पता इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का फैक्टर, इन दोनों के गुणनफल का आंसर ये आना है। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, N1 प्लस N2 हमने मान लिया 2 इंटू 337। ठीक है, हो गया स्टार्ट। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, अब ये 2 और 3 ले तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और क्या केसेस बन सकते हैं? हाँ सर, एक केस और बन सकता है जब इसके साथ 3 दे दो और इसको अकेले 2 रख लो। केस थर्ड, बहुत से बच्चों के सर के ऊपर से इसका सल्यूशन जा रहा होगा। इसकी कमी सिर्फ यही है कि उन्होंने मेरे क्लास 11 के बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज को अटेंड नहीं किया है। फिर भी लेक्चर के एंड तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बने रहिए बस केवल। केस थर्ड अब हम मान लेते हैं सर आप N1 प्लस N2 को ये ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप 3 इंटू 337। देखिए 337 हमेशा N1 प्लस N2 के साथ ही होगा। क्यों? क्योंकि N1 प्लस N2 बड़ा होगा और ये तो डिफरेंस है, ये ऑलरेडी छोटा होगा। तो तब N1 माइनस N2 क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे हमेशा देन आएगा। ठीक है, N1 माइनस N2 क्या आ जाएगा, N1 माइनस N2 क्या आ जाएगा, N1 माइनस N2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा हम रिपीट करने में लगता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस बन गए हैं। हमें N1 और N2 का मान चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को। ये दोनों इक्वेशन नंबर एक ही है, बस इसको ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है इसका और ये इसका एल्जेब्रिक फॉर्म है। ओके, ठीक है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, केस फर्स्ट, अच्छा अब यानी कि हमें तीनों केस को सॉल्व करना है। तीनों केस में हमारी 2 इक्वेशन है, 2 अननोन राशियां हैं, तो अब तो फिर सर हल हो जाएगा, तो हल करते हैं। ठीक है, अब हम हल करते हैं फ्रॉम केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में अगर हम सॉल्व करेंगे 2 इक्वेशन को, अब कक्षा 8 में आप आ गए हैं, 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 6, तो पहले तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो N2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2N1 बराबर आ जाएगा 337 में 343 आ जाएगा शायद। ठीक है, अब देखिए N1, यहाँ से N1 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से N1 का मान जो भी आएगा, N1 का मान आएगा 343/2, नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, जब N1 इंटीजर नहीं आए तो फिर N2 भी इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार, अच्छा क्योंकि N1 N2 हमें ऐसे सोल्यूशन बताने थे जो N1 N2 इंटीजर हैं, पर इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद जो N1 का मान आ रहा है वो इंटीजर नहीं आ रहा है। देखिए ये 343 मल्टीपल ऑफ 2 तो होता नहीं है जो इसको पूरा डिवाइड कर देगा और इंटीजर दे देगा। चूंकि ऐसा होता नहीं है तो नॉट बिलोंग, इसका साइन पता होना चाहिए सही बच्चों को। आप क्लास 12th में हैं, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि कमेंट आ जाती है बहुत ज़्यादा कि सर हमको आपको पूरा एकदम जीरो से उठाइए। ठीक है,
तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें सिलेबस का दिसंबर तक ख़त्म करना है हमें, ये है। तो अगर हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें बताते रहेंगे तो फिर काम हो जाएगा। ठीक है, 3 4 3/2 नॉट बिलोंग टू जेड होगा, तो फिर N2 भी नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब केस फर्स्ट से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसी प्रकार केस 2 से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कैसे, देखिए 2N1 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर यहाँ से भी N1 नॉट बिलोंग जेड आएगा। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ सोल्यूशन का यहाँ पर सेम आपको करना है, करके दिखा दे रहे हैं भैया। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को पहले जोड़ेंगे तो N2 से N2 कट जाएगा, तो ठीक है 2N1 बचेगा इज इक्वल टू, इधर जोड़ेंगे तो 2337 प्लस 3, क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये तो है पर ये नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ से जो N1 का मान निकलेगा वो भी नॉट बिलोंग करेगा जेड को, यानी इंटीजर को। ठीक है, यानी केस सेकंड से भी कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला। इसी प्रकार केस थर्ड से भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो देर आर नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर N1 N2 बीइंग इंटीजर, देयर इज नो सोल्यूशन। इसका आंसर होगा 0। N1 N2 0 नहीं, इसका आंसर होगा 0, कोई सोल्यूशन हमें मिला ही नहीं। ये मेथड 1 था इस सोल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को करने का, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। क्लास 11th में इसी तरीके से सॉल्व करना आपको बताया गया था। अब हमने इससे लेक्चर नंबर 6 में इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से सोचने की, मतलब सोच करके बताया था कि इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा आपको आपकी थिंकिंग पावर थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी। देखिए क्वेश्चन एक है, तरीके आपको 2 देके जा रहा है। अब इसका मतलब ये आपने एक तरीके से कर लिया बस हो गया, क्वेश्चन आगे बढ़ गया, नहीं, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। क्योंकि कोई क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो भविष्य में, फ्यूचर में कोई क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो, कोई क्वेश्चन जो जिस तरीके से दूसरा मेथड सॉल्व करेंगे उस वो विधि भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम उसी विधि से सॉल्व हुई है। ये क्वेश्चन की नहीं, तमाम क्वेश्चन की उस विधि से भी सोल्यूशन उसका आसान हो जाता है। इसलिए अब हम मेथड 2, जो कि लेक्चर नंबर 6 में बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं मेथड 2, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो 1 सेकंड। ठीक है, अब मेथड 2 क्या कहती है, देखिए सेम डिटर्मिनेंट है उसका, पहले हमने क्या एल्जेब्रिक फॉर्म इक्वेशन बना करके लिख ली 2 2 2। ठीक है, और इसका फैक्टर कर लिए, इतना तो आप सेम यहाँ पे भी, यहाँ तक इतना तो ये तो हर बच्चा कर लेगा, 2 3 3 7। ठीक है, इतना तो हर बच्चा कर लेगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए N1 N2 क्या होने चाहिए, ये 2 ही तो नंबर है, यहाँ तो वही नंबर है ना इस ब्रैकेट में। N1 N2 क्या होना चाहिए, N1 N2 इंटीजर होने चाहिए। अच्छा, एक जो इंटीजर होता है वो तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इंटीजर जो होता है वो इवन होगा, ऑड होता है, और तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं, और ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर है इवन, और ओनली 1 2, केवल एक ही 2 है, ओनली 1 मल्टीपल ऑफ 2 है। 2 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है, ओनली 1 मल्टीपल ऑफ 2 या बोलो, इसके वक्त ओनली 1 2 है इसमें सिर्फ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखता है, और ये ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे, तभी यहीं पे यूज होगा। ठीक है, इसमें भी केसेस बना लीजिए आप, केसेस बना लीजिए तो सोच लीजिए मनी में। अच्छा, या तो N1 N2 दोनों इंटीजर हो सकते हैं, तो ये भी इंटीजर ले लिया, ये भी इंटीजर ले लिया, तो यहाँ तो ये इंटीजर तो भी वो तो वही चीज़ है ना, तो ये भी इंटीजर हो गया। देखिए इवन प्लस इवन तो इवन आता है, इवन माइनस इवन 6 में से 2 इवन आता है, इवन मल्टीप्लाई, अच्छा ये इवन है तो इसका मतलब 2 का फैक्टर हो, इसमें 2 जरूर होगा। अच्छा ये इवन है तो इसमें भी 2 जरूर होगा, और इन दोनों का यानी कि 4 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। यहाँ पे तो 2 का मल्टीपल, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आए? देखिए बहुत एडवांस लेवल की थिंकिंग है, लेकिन जिन्होंने क्लास 11 की बेसिक मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज पढ़ी है हमसे, तो उनको तो मजा आ रही होगी। ठीक है, उनको मजा आ रही होगी, लेकिन जो थोड़ा सा जिन्होंने नहीं पढ़ी क्लासेज, या जिन्होंने कैदे से क्लास 11 नहीं पढ़ा है, मक्कारी करी है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी उनको भी समझ में आएगा, उनको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, मान लीजिए आपने ये इवन माना, ये भी इवन माना। देखिए इंटीजर तो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं ना, इंटीजर आर देयर आर 2 टाइप, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, समय दे रहे हैं हम क्वेश्चन पर, क्योंकि ये तरीका आगे आने वाले बहुत से सवालों में यूज होने वाला है, क्योंकि जेई के भी लेवल के क्वेश्चन को टच करेंगे हम लोग इस लेक्चर सीरीज में। बोर्ड तो आपका एनसीईआरटी वगैरह सब तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, आर डी शर्मा की बुक वगैरह। ठीक है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो ये इवन लिया, ये इवन लिया, 2 इवन को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, 6 8 6 14, तो 14 तो इवन होता है, 2 इवन को घटाएंगे तो भी ये ना इवन आता है, तो इवन मल्टीप्लाई बाई इवन,
तो यहाँ इवन ये भी है तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल ये होगा, तो 2 का मल्टीपल दो दो यानी 4 मल्टी ये फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक दूसरा केस क्या हो गया, दोनों ऑड ले लो, ये भी ऑड ले लो, ये भी ऑड ले लो। तो 2 ऑड का ऐड 3 3 6 तो इवन होता है, 2 ऑड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, 2 ऑड को घटाएंगे जैसे 9 में से 6 गया, 2 ऑड मतलब जैसे 7 में से 3 गया 4 आता है, इवन आता है, ठीक है। 2 ऑड को डिफरेंस क्या आता है, इवन आता है, तो ये भी इवन आएगा। तो इवन मल्टीप्लाई इवन फिर से 4 का मल्टीपल आ जाएगा इस तरफ, जबकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब एक इवन ले लो, एक ऑड ले लो, एक इवन ले लो, एक ऑड ले लो, ठीक है। अब इवन ऑड देखो, एक इवन ले लो, एक ऑड ले लो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। एक इवन ले लिया, एक ऑड ले लिया, आंसर आएगा ऑड आएगा। और अगर एक इवन ले लिया, एक इवन ले लिया और एक ऑड ले लिया तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड 8 5 3, तो ये तो ऑड दे रहा है मल्टीप्लाई बाई, और इवन प्लस ऑड ये ऑड दे रहा है, ठीक है। ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड 3 7, ठीक है। 3 3 क्या आता है, ऑड ही तो आता है, 7 3 21, 3 3 9 तो 21, तो ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड ऑड आता है, जबकि आंसर क्या आ रहा है, इवन है। हालांकि सिर्फ 1 2 है लेकिन इवन तो है, लेकिन इसका मतलब इन दिस वे देयर इज नो, यानी कि ना इंटीजर इस फॉर्म का होगा, ना इंटीजर इस फॉर्म का होगा, ना इंटीजर इस फॉर्म का, यानी तीन ही केस संभव थे, n1 या तो ऑड होगा या तो इवन, यानी कोई भी केस से आंसर नहीं मिल रहा है। इस इक्वेशन को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई भी इंटीजर, ना ऑड ना इवन वाले कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल को करा जा सकता है, जल्दी से एडवांस लेवल की थिंकिंग लगा करके। हालांकि अब ने सिर्फ अचानक से एक क्वेश्चन देखा है, इसलिए हम इसको HW में देने वाले थे, पर फिर भी हमने थोड़ा सा सोचा कि लाओ ये क्वेश्चन टफ है, इसलिए हमने इसको डिस्कस करना अच्छा समझा, ठीक है। अब हम वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे या अगले लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। देखिए अभी तक जितना हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 तक पढ़ा चुके हैं, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 खत्म हो गई होगी, ठीक है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.1, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 4.2, एनसीईआरटी की ये दोनों आप अब सॉल्व कर सकते हैं। इनके क्वेश्चनों को आप घर पे फेयर कॉपी में सवाल लगाइए, जो ना आए कमेंट करके बता दीजिए सर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, हम अगले ही या तो उसका अलग इंडिविजुअल वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे या तो उसको लेक्चर सीरीज में इंक्लूड कर देंगे, अगर वो क्वेश्चन कठिन होगा, इंक्लूड करने लायक होगा तो, ठीक है। या तो फिर सेपरेट तो बना ही देंगे, ठीक है। बस आप बता दीजिए एक्सरसाइज 4, ये HW में होगा आपका, ये आपका HW होगा, एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंप्लीट करिए, ठीक है। हालांकि इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें बताने चाहिए, हम बता देंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्सरसाइज 4.1 के एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को एक बार हम यहाँ बता देते हैं, क्या बात याद रखने वाली चीज है वहां पर, ठीक है। देखिए आपको बताया हमने लेक्चर नंबर 5 या 4 में कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 3 वर्टिसेस वर्टेक्स दिए हुए हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट का याद करने का फॉर्मूला है, डेल याद करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करने का फॉर्मूला क्लास 11th में ही बता चुके थे ये फॉर्मूला। हालांकि क्लास 12th में एक्सरसाइज 4.1 में इसका अच्छा यूज हुआ है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट आप बना करके नोट करके लिख लीजिए। 2 पॉइंट क्या है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चनों में जो कि एनसीईआरटी के साइड 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह के फॉर्मूला का अच्छा यूज हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, if the area of triangle, if the area of triangle is given,
वी यूज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन। अगर आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल का एरिया दिया है तो आप उसको प्लस माइनस करके इसके इक्वल करके लिखेंगे तो ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो चूंकि आपको पता है कि एरिया निगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है तो उसको निगेटिव हटा देंगे। देखिए, जब एरिया फाइंड आउट करना है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसकी। लेकिन अगर एरिया दिया है तो फॉर करेक्ट, क्योंकि देखिए जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो निगेटिव हटा देते हैं, निगेटिव वैल्यू हटा देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। इसका मतलब लेकिन डिटरमिनेंट तो दो वैल्यू देता है ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव माइनस दोनों ही लेकर के चलेंगे, दोनों केस लेकर के चलेंगे। हालांकि जब हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो फिर हमें नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे दूसरा पॉइंट वही लिखना है। दूसरा पॉइंट हाँ, क्योंकि क्लास नोट्स दे देंगे इसलिए हम लिख नहीं रहे, यहाँ पे समय ना बर्बाद हो, इस वजह से लिख लीजिएगा। सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरिया सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ओके। ये छोटी सी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की अब बुक सबके पास होगी तो किताब खोलिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी की बुक है, क्वेश्चन नंबर है 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, कितना दिया है, 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और क्या करना है, विद वर्टिसेस दिए हुए 2, एक दूसरा दिया हुआ है 5, 4, एक दूसरा दिया है K, 4, ठीक है। ये वर्टिसेस दिए हैं तीनों ट्रायंगल के और एरिया दिया है। तो क्या कह रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो K का मान ज्ञात कीजिए, आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। K का मान होगा 12 -2, C होगा 12 -12 -2, D होगा 5। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया है, -2 -12 -2 5, और ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के ABC, और K का मान ज्ञात करना और एरिया दिया है। चूंकि आपको पता है, चूंकि हमने बताया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 by 2। अब यहाँ पर बस वही जो हम ये पॉइंट बता रहे हैं कि जब भी आपको क्वेश्चनों में एरिया दे दे तो वहां पे आपको दोनों साइन लेने हैं, +-35। ठीक है, +-35 करके लिखने हैं वहां पर, क्योंकि इफ एरिया इज गिवन, यदि आपको एरिया दिया है तो यूज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, आपको दोनों वैल्यू लेकर के चलनी है, क्योंकि जो एरिया लिखा गया है ना उसमें माइनस वैल्यू हटा करके लिखी गई होगी। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस भी आया होगा, तो ये लेकर के चलेंगे तभी आपके एग्जैक्ट वैल्यू आएगी के की। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना है, 1/2। अब x1 x2 x3 लिख दीजिए। x1 क्या है 2, x2 क्या है 5, x3 क्या है k, y1 क्या है -6, y2 क्या है 4, y3 क्या है 4, और ये 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा +-35। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे, अगर हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे इस डिटरमिनेंट को, या प्रॉपर्टी लगा कर थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन करके आए हुए हैं इसलिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन का समय ना बर्बाद करके डायरेक्ट इसको खोला R1 के लॉन्ग, इसको खोलने पर और हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है हमें। ठीक है, तो हाफ उधर +-70 हो जाएगा उधर वो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, हम डायरेक्ट इसको लिखे दे रहे हैं 6 5 - k, एक ब्रैकेट में 20 -4 k, एक ब्रैकेट में बराबर +-70। ठीक है, और बाकी वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है,
2 × 0 हो जाएगा, वो लिख नहीं रहे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 केस ले लीजिएगा, ठीक है। केस फर्स्ट, जब एक बार +70 ले लीजिएगा तब के का मान अलग आएगा, और केस सेकेंड, केस फर्स्ट, ठीक है। 6 × 5 = 30 -6k +20 -4k +70, ठीक है। अब ये आ जाएगा -50 -10k बराबर 70 -10k बराबर, और ये हो जाएगा तुम्हारा -50 20k बराबर आ जाएगा -2। ये एक आंसर निकला, के का मान ये निकला। अब एक बार केस सेकंड ले लेंगे, -70 ले लेंगे, केस सेकंड एक बार -70 ले लेंगे, तो ये जो वैल्यू है 30 -6k +20 -4k बराबर -70, एक बार ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो के का मान आई थिंक -12 आ जाएगा शायद। एक मिनट देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा, बस तो सोल्यूशन का इसको कैलकुलेशन करना है, के बराबर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 आंसर आएगा, लेकिन जब जो बच्चे यहाँ पे गलती, देखिए यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि एरिया, हमें ये बताया गया एरिया नेगेटिव होता नहीं, तो यहाँ पे +35 रख देते हैं, माइनस को यहाँ पे हटा। देखिए हमने बताया है कि जब एरिया दिया हो इस तरह के सवालों में तो प्लस माइनस दोनों करके दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की दोनों वैल्यू हो सकती है। एरिया की तो सिर्फ पॉजिटिव होगी, जब एरिया फाइंड आउट करना है तो सिर्फ +35 लिखेंगे आंसर में, ठीक है। तो वही इसी तरीके से यहाँ पे 2 आंसर निकलते हैं। कुछ लोगों का एक आंसर आएगा और +70 लेकर के ही आएगा, कुछ लोगों का सिर्फ यही आंसर आएगा, लेकिन कुछ लोगों का दोनों आंसर आएगा और दोनों ही सही है, एक गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 4.1 4.2 एचडब्ल्यू में दे दिया एनसीईआरटी की। देखिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी 6, यही डिटर्मिनेंट की जान है। ये प्रॉपर्टी 6 क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यही मेन डिटर्मिनेंट है। अब लेक्चर नंबर 7 शुरू हुआ डिटर्मिनेंट का असली चैप्टर। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट की मतलब एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। ये बहुत स्पेशल टॉपिक होता है और स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती थी इसका, इसलिए इसका एक अलग से भी नाम चलता है। इसको कई लोग बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, किंग प्रॉपर्टी। क्योंकि क्यों किंग प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टियों की राजा होती है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी लगा करके बड़े से बड़ा सवाल चुटकियों में और सेकंडों में हो जाता है, ठीक है। जहाँ कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रही होती है, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके रो कॉलम ऑपरेशन करके उसको आप बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, क्या कहती है, इफ एनी रो ऑफ डिटर्मिनेंट और कॉलम इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द सेम मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम देन द वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। नहीं समझ में आएगा, हमें भी नहीं समझ में आया था, डिफिनेशन से समझ में नहीं आता। देखिए क्या है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर रो है, उसको बदल दे रहे हैं हम किसी दूसरे रो के मल्टीपल और कोई कॉलम है मल्टीपल, कोई कॉलम है, किसी भी नंबर का कॉलम हो सकता है, CI, इसको बदल दे रहे हैं CJK। देखिए कोई भी रो है, कोई भी किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम, कोई भी इंडिविजुअल रो या कॉलम बदल दिया जाता है उसी डिटर्मिनेंट के कि दूसरी रो के किसी दूसरी रो में कोई मल्टीपल कर देने से और उसमें जोड़ देने से जो नया जो रो बन जाती है, वो जो रो पहले थी, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू वही रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इन प्लेसेस पर कुछ भी हो सकता है, sin x² EX, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये सब वैलिड ऑपरेशन माने जाते हैं। ये इन्हीं को बोलते हैं रो कॉलम ऑपरेशन। रो को चेंज कर देना, कॉलम को चेंज कर देना, दूसरी कॉलम को दूसरी रो से जोड़ करके, दूसरे एक रो को दूसरी रो से जोड़ करके इस प्रकार से जोड़ा जाता है। आइए अभी थोड़ा सा समझ में कम आएगा, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉब्लम को डील करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन लोगों को समझ में बहुत कम आती है।
मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफिनेशन की अगर समझाने बैठेंगे, जैसे अभी हमने लेक्चर नंबर 1 में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को समझाया था, लेकिन हमने क्या करा, डिफिनेशन पहले नहीं बताया। पहले हमने डिटर्मिनेंट को कैसे खोलते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट, वो बताया। डिफिनेशन तो बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन फिर भी हमने उसको सिग्मा करके समझाया था आपको, और बहुत अच्छे समझाया था, और आई होप मतलब समझ में आया भी होगा आप लोगों को। इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन कठिन तब होता है जब आप उसको पहले बताते हो। पहले आप एप्लीकेशन नहीं बताते हो, पहले आप डिफिनेशन बताने लग जाते हो, तो फिर आप गच्चा कर देते हो, फिर आप दिक्कत हो जाती है, फिर बच्चों को भी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए अभी हम थोड़ा सा एप्लीकेशन इस प्रॉपर्टी 6 का बताएंगे, फिर वापस यहीं पर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एक डिटर्मिनेंट उठाएंगे हम पी क्यू आर, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट ये ले लेते हैं डेल, ये कोई डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ दूसरी रो में दिया है पी क्यू आर, और तीसरी रो में क्या दिया है एल एम एन, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 की ये एक डिटर्मिनेंट दी हुई है। अब हमें इसमें कह रहा है कि ऑपरेशन लगाइए। कैसे ऑपरेशन लगाना है आपको बता रहा है। ऑपरेशन लगाना है ये वाले, R1 को बदलना है। अच्छा, जिसको बदलना होता है तो उसको एक तरफ रखते हैं। कैसे बदलना है R1 को बता रहा है, आपको सोचना नहीं है, बता रहा है कैसे बदलना है। R1 को बदलिए आप R1 प्लस 3R2 माइनस का 5R3 कर दीजिए। और क्या बदलना है आपको, और आप बदलिए R2 को बदलिए, कैसे बदलना है R2 को प्लस 4R3 करके बदलिएगा, ठीक है। ये तरीका है, इस प्रकार से बदलिए। तो जो डिटर्मिनेंट आ जाएगी ये बदल करके उसकी वैल्यू निकाल लो, जो चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो, सेम होगी। यही प्रॉपर्टी 6 कहती है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, देखिए जो जिस रो को बदल जाएगा ना, उसका फैक्टर जो होता है वो सिंगल 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे 2 R2 को, और एक बार में एट ए टाइम आप सिर्फ किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को ही बदल पाएंगे। एक रो या कॉलम अनचेंज्ड होना चाहिए। यहाँ पे R1 बदल रहा है और R2 बदल रहा है और R3 अनचेंज्ड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, R1 कैसे लिखा जाएगा, अब ये नई R1 है, अब R1 को लिखा जाएगा R1 के एलिमेंट प्लस 3P माइनस 5L। सबको समझ में आया होगा। R1 को कैसे बदल जाएगा, R1 को X प्लस 3P माइनस 5L, ठीक है। X देखिए R2 में 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3P 3Q 3R हो गया, 3P इसमें जुड़ गया, ठीक है, और माइनस 5L कट गया। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट कैसे बदलेगा, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, ये एकदम ओवरलैप करेगा। y में 3Q जुड़ेगा, y में 3Q जुड़ेगा, और y में माइनस का 5m होगा, y प्लस 3Q माइनस का 5m, ठीक है। ऐसे ही z प्लस 3R, z प्लस 3R माइनस का 5 LMN माइनस का 5n, ये आपकी R1 बदल गई, ठीक है। R2 कैसे बदली, R2 को बदलने के लिए R2 को क्या किस प्रकार लिखना है, अब हमें R2 के एलिमेंट में 4R3 करना है, यानी P प्लस 4L, यहाँ पे आएगा P प्लस 4L, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा Q प्लस 4M, और यहाँ पे क्या आएगा R प्लस 4N, R प्लस 4N। और जो हमें बताया कि एट ए टाइम 2 ही रो बदल सकते हैं आप, और इसका मतलब ये तीसरी रो तो अनचेंज्ड होनी ही होनी है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी, और सपोज इसकी वैल्यू आई del1, जो कि बराबर ही होगी, del1 बराबर, मतलब ये दोनों बराबर, इसकी वैल्यू del ही आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको प्रूफ कर सकते हैं सर क्या, ये जो डिटरमिनेंट है ये वही लिखी हुई है, हाँ। प्रॉपर्टी 5 एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट में की मदद से इसको हम ये वापस बना सकते हैं। कैसे सर, आइए देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें ऊपर साफ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हम बता पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्लास नोट्स तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल ही जाएंगे और मिल ही रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा देरी हो सकती है नोट्स अपलोड होने में, पर मिलेंगे जरूर, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रूफ करना है सर, ये जो हमने ऑपरेशन लगाया है, इस प्रॉपर्टी 6 लगाई हमने, किंग प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पर। अभी कैसे करना भी हम बताएंगे, कौन से ऑपरेशन वैलिड होते हैं, कौन से ऑपरेशन लगा सकते हो अपनी मर्जी से, वो सब बताएंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ प्रूफ कर लें
कि जो सर आपने इस प्रकार से हमने R1 को लिख दिया और R2 को हमने इस प्रकार से लिख दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आनी चाहिए, तभी तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस बड़े सी डिटरमिनेंट को उठाना पड़ेगा हमको, x प्लस 3p माइनस 5l। अच्छा डायरेक्ट हम इसको यहीं से ले लेते हैं। अच्छा देखिए, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि आप एक्सपैंड इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। कैसे? कोई दो रो या कॉलम अनचेंज रहेगा और वो टुकड़ों में टूट जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इस रो और इस रो को अनचेंज रखते हुए इनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, इनको हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो डिटरमिनेंटों को जोड़ा गया है, एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट हुआ है, ठीक है। तो ये दो रो तो सेम रखी है, ठीक है, x प्लस 3p माइनस का 5l और y प्लस 3q माइनस का 5m और z प्लस 3r माइनस का 5n, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए p और यहाँ पे l, m, n, यहाँ पे q और यहाँ पे आप रख दीजिए पी क्यू आर, ठीक है, एक ये और प्लस एक ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूसरी जगह अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेम यही एलिमेंट, x प्लस 3p माइनस का 5l, y प्लस 3q माइनस का 5n, z 4l 4m 4n l m n, ठीक है, ये रख दिया हमने, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, एडिशन ऑफ टू। अच्छा उल्टा करके चलिए आप, देखिए इन दोनों डिटरमिनेंट को जोड़िए, इन दोनों डिटरमिनेंट को तभी जोड़ पाएंगे और ये दोनों रो समान है, ये दोनों रो समान है और इन दोनों डिटरमिनेंट को जोड़ दिया हमने। तभी जोड़ेंगे जब दो रो समान हो। हाँ, दो रो इक्वल है इन दोनों की, हाँ, तो इन दोनों डिटरमिनेंट को जोड़ दिए, तीसरी रो आराम से जुड़ जाएगी, जोड़ करके लिख दी गई। अब हमने वही उसको उल्टा खोल दिया, यही एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। दो डिटरमिनेंट को तभी आप जोड़ सकते हो जिनकी, जब उनकी दो रो इक्वल हो, ठीक है, तभी आपने जोड़ के यहाँ पर इसको वापस हमने खोल दिया है। और यहाँ से क्या हम चार कॉमन नहीं ले सकते? हमने पता है मल्टीपल ऑफ प्रॉपर्टी 3 में या 2 में बताया गया, हमने इससे पहले लेक्चर में बताया हमने, किसी भी इंडिविजुअल रो या कॉलम से कॉमन, यहाँ पे हम R2 से कॉमन ले लेते, दूसरी रो से कॉमन ले लिया। तो देखिए अब हमने ये भी बताया है प्रॉपर्टी 3 में कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो इक्वल है या दो कॉलम इक्वल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये पूरा डिटरमिनेंट 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा सकते हैं समझ में। देखिए यहाँ सिर्फ समझना है आपको, यहाँ रटाया नहीं जा रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रूफ भी कराया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी 6 जो किंग प्रॉपर्टी है, जो कहती है कि हम किसी भी रो या कॉलम को ऑपरेशन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं पर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, क्योंकि उसकी जो दूसरी खुल के आई थी वो डिटरमिनेंट 0 हो गई, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, तो अब हमने ये लिखा। अब ये हमने देखिए अलग अलग कर दिया, पी क्यू आर पर एलिमेंट, देखिए दो रो तो सेम बन गया, अब ये वाली को खोलना है, ठीक है। अब इसको कैसे खोलेंगे? सेम वे, दो रो को इक्वल रखते हैं, इसको खोल देते हैं, इसको ये 3 भागों में खुलेगा, ठीक है, 3 भागों में खुलेगा, ठीक है। इसको खोल देते हैं। अब इसको खोल देते हैं, इसको यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, नहीं तो जगह ही नहीं मिलेगी पे करने की। इसको जब हम खोलेंगे तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए x y z p q r l m n, ये दो रो तो कम, एक दूसरे में क्या बनेगी? 3p p l m n q r 3q 3r, और एक दूसरी क्या बनेगी? माइनस का 5l माइनस का 5n माइनस का 5n p q r l m n। तो ये 3 भागों में टूट गई। एडिशन यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ऑफ 5 ऑफ डिटरमिनेंट यूज्ड हुई है, ठीक है। तो इसको भी हमने 3 भागों में खोल दिया, इसको ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए
दो रो ये तो से अलग अलग है, ये वही वाली डिटरमिनेंट की जो मेरी पहली वाली थी जिनमें हमने ऑपरेशन लगाया था। अब देखिए ये यहाँ पे 3 हम R1 से कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे हम अगर R1 से, यहाँ पे 3 लिख देंगे। देखिए P Q R ये दो रो इक्वल हो गई, तो जो हमें पता है दो रो जब इक्वल हो जाती है किसी डिटरमिनेंट तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ से भी -5 कॉमन ले सकते हैं हम, -5 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से भी -5 कॉमन ले लिया, पूरी रो से इंडिविजुअल रो से हम -5 कॉमन लेकर के देखिए L11 यहाँ पे R1 R3 इक्वल हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे भी दो रो 3 क्रॉस 3 में दो रो इक्वल हो गई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ आखिरी में मेरी वही डिटरमिनेंट बचेगी जिस पर हमने ऑपरेशन लगाया था। हेंस प्रॉपर्टी 6 प्रूव्ड। ओके, तो ये हमने प्रॉपर्टी 6 को बताया और पहले प्रूवमेंट कराई, अभी इसका एप्लीकेशन नहीं जाना है हम लोगों ने। ठीक है, तो ऑपरेशन किसी भी डिटरमिनेंट की रो को और कॉलम को किस प्रकार से बदलेंगे, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे हम बदल सकते हैं किसी भी रो या कॉलम को। ऐसे मान लीजिए हम किसी R1 को बदल रहे हैं हम, तो वो R1 यहाँ होगी, उसमें हम 3R2 या 5R3 कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा एक्स, यहाँ पे इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, सही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कॉलम को बदलना है C1 को, तो यहाँ C1 जरूर होगा और इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट ए टाइम दो बार दो चीजें एट ए टाइम दो रो पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए C1 अथवा को बदलना है तो C1 जरूर यहाँ पे हो और उसका मल्टीपल 1 हो, इसका मल्टीपल 1 हो, ऐसे यहाँ पे इसका मल्टीपल भी 1 हो और प्लस कुछ भी C2 प्लस कुछ भी C3, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। जो दूसरे कॉलम को मैं कुछ मल्टीप्लाई करके या बिना या 1 1 या ये तीनों कॉलम को जोड़ के जो तीसरा C1 बनेगा, यानी चेंज सिर्फ C1 हो रहा है, इसका मतलब इट मींस चेंज सिर्फ C1 होगा। और कैसे चेंज होगा ये ऑपरेशन बता रहा है कि C1 में C2 जोड़ा गया है और C1 में C3 जोड़ा गया है, यानी C1 C2 C3 तीनों कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग तरीके से जोड़ दिया गया है। अब मल्टीपल करके क्या जोड़ा गया वो तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे प्रॉपर्टी 6 कैसे यूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। बेफजूल यहाँ पर समय की बर्बादी होगी सिर्फ, नहीं तो। ठीक है, अच्छा तो आपको थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन दे दें 17 ये 18 हो गया कि पहचानिए कौन से ऑपरेशन वैलिड हैं और कौन से नॉट वैलिड हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है और उसने पूछ रहा बताइए इनमें से कौन से ऑपरेशन वैलिड हैं। मतलब डिटरमिनेंट पर हम जो ऑपरेट, देखिए डिटरमिनेंट पर प्रॉपर्टी से इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी ऑपरेट कर दें, मतलब कुछ भी उसमें भी कोई एक तरीका होगा, ऐसे ही नहीं कुछ भी ऑपरेशन लगा दे उल्टा सीधा, तो फिर वो वैल्यू डिटरमिनेंट सेम ही रहेगी। आप जीरो से मल्टीप्लाई करते तो सभी पूरी जीरो हो जाएगी हर डिटरमिनेंट, ऐसे तो फिर हर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कुछ भी मतलब जैसे हम यहाँ बता रहे तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जीरो मल्टीप्लाई करके जेड ऐड कर दो तो फिर तो कोई मतलब रिजल्ट ही नहीं निकलेगा ऐसे। तो देखिए ऐसा नहीं होता, कुछ उसके भी रूल्स होते हैं, तो इस क्वेश्चनों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्या क्या ऑपरेशन वैलिड है क्या क्या इनवैलिड है। देखिए जैसे R2 को हम चेंज कर रहे हैं, R2 तो देखिए जिस रो को चेंज करेंगे वो रो तो यहाँ रहेगी ही रहेगी, नहीं है अगर यहाँ कहीं तो इसका मतलब वो ऑपरेशन गलत है। ठीक है, और जब हम किसी भी रो को चेंज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे रोहियों को आपस में, पंक्तियों को ही, रो को ही आपस में जोड़ और हम घटा सकते हैं विद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉलम और रो को आपस में कोई इंटरचेंज करने कोई ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए ये ऑपरेशन वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा। ठीक है, इनमें से बताना कौन सा वैलिड होगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि रो और कॉलम को आप कॉलम को जोड़ घटा सकते हैं और रो को जोड़ घटा सकते हैं, रो कॉलम को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ चेक करने का तरीका R1 है, हाँ यहाँ R1 है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। जिस रो को चेंज कर रहे हैं वो रो यहाँ हो, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो। ठीक है सर, यहाँ R2 है, यहाँ R3 मतलब का मल्टीपल 0, इसका मतलब उसको लिखे ना तो भी सही है। हाँ R1 को चेंज किया गया है R2 के 2 में मल्टीप्लाई करके जोड़ करके। ठीक है, ये वैलिड ऑपरेशन है। ये R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 है यहाँ पे, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 है, ठीक है, 3 ठीक है, ये भी सही है। R1 को चेंज किया गया, यहाँ पे R1 और R3 को जोड़ करके चेंज कर दिया गया है। अच्छा R1 चेंज करा गया है, दो रो के मल्टीप्लिकेशन, दोनों रो का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन थे, तो ये गलत है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, किसी भी दो रो को मल्टीप्लाई करके उस R1 को चेंज कर दो तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो गलत है। क्योंकि ऐसा क्यों गलत है, क्योंकि हमें पता है R1 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ पे R2 आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए इस प्रकार से भी गलत हो जाएगा। R1 को चेंज करना है कि हम R1 को किसी डिटरमिनेंट के रो को चेंज करेंगे उसी रो के सब्सट्रैक्शन या एडिशन से,
किसी नंबर के एडिशन से नहीं चेंज कर देंगे किसी रो को, तो उससे भी मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू बदल जाएगी और ये ऑपरेशन मेरा इनवैलिड। देखिए वो ऑपरेशन मेरे इनवैलिड होंगे जिससे मेरी वैल्यू बदल जाएगी डिटरमिनेंट की। ये लगाओगे तो डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए R1 को बदलना है तो विद द हेल्प ऑफ रो R2 R3 से ही के मदद से हेल्प से ही बदल सकते हैं, किसी नंबर के सिंपल नंबर की मदद से बदल नहीं कर सकते। देखिए C1 को बदलना गया है तो C1 का स्क्वायर कर दिया गया, यानी C1 के जितने भी एलिमेंट हो गए उन सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का स्क्वायर करके बदल के जो दूसरी एलिमेंट आएगी उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। इसलिए ये ऑपरेशन भी वैलिड नहीं होगा, सिर्फ 3 ऑपरेशन ही यहाँ पर वैलिड रहे हैं। और भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे लेवल के होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता है। ऐसे और अलग एक क्वेश्चन, जैसे कोई एक डिटरमिनेंट दे दे मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से ही आप प्रॉपर्टी को फिल कर पाएंगे। अभी मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, समझ में तो सब कुछ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और दूसरी डिटरमिनेंट कह रहा है फाइंड आउट करना है, ऑपरेशन लगाना है आपको, R1 को बदल देना है R1 माइनस R2 प्लस 5 R3 से, और ये दिखाना है कि दोनों डिटरमिनेंट जो ये R1 को देखिए, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी R1 में ये ऑपरेशन लगेगा, जो दूसरी डिटरमिनेंट आएगी उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। आइए देखते हैं, करते हैं। ठीक है, अच्छा सिर्फ R1 ही बदल रही है, एक देखिए जिस रो पर ऑपरेशन लगा है वो यही बदलती है, R1 चेंज विथ, इसका मतलब क्या होता है, चेंज विथ। कैसे चेंज करना, तो यानी जो सिंपली ऑपरेशन के प्रॉपर्टी 6 को लगाने का तरीका क्या होता है, जो पहले देखो कौन सी रो बदल रही है तो उसको अभी ना लिखो, और जो दो नहीं बदल रही उसको पहले उतार लो आंखें बंद करके। यहाँ पे 104 माइनस 2 2 2 5 माइनस 2 2 5। अब R1 को लिखिए, देखिए अब R1 को लिखिए, कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2, R1 में से R2 जाएगा, 2 में से एक गया, एक बचा, और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी पूरा गुणा भाग करके कैलकुलेट करके, ऐसे यहाँ पे देखिए R1 में से R2 जाएगा, माइनस 1 में जाएगा, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 9, प्लस 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे माइनस R1 में से R2 जाएगा, 3 में से 4 गया, -1 बचा यहाँ पे, -1, 5 पंचे 25, 25 माइनस 1 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये R1 मेरी चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या थी, अगर हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ज्ञात करना आपको लेक्चर नंबर 1 ने बता दिया है। ठीक है, अब ये नहीं बताने जा रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई, माइनस 4 दूनी 8 प्लस 1 आ जाएगा, ये इधर कट जाएगा, 5 4 दूनी 8 प्लस 8 5 13, 2 माइनस 8 और प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा अब इसको भी R1 के लॉन्ग या R2 के लॉन्ग या R3 के लॉन्ग या किसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी। चाहे तो आप करके देख लीजिए, ये आपका SW रहेगा। तो आपने देखा कि हमने ये ऑपरेशन लगाया, R1 को हमने इस प्रकार से चेंज किया, पर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है ये डिटरमिनेंट की और ये डिटरमिनेंट, दोनों डिटरमिनेंट एक ही रही, बदली नहीं। ठीक है, यही है प्रॉपर्टी 6, इसी को बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। बस इसमें थोड़ा सा नोट डाल करके लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या है कि जब जो रो चेंज हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 को लगाने से पहले या लगाते वक्त ये हमेशा बात जहन में होनी चाहिए एकदम। और सर आपको तो ये सब पॉइंट्स याद हो जाएंगे, हमें कैसे कब याद होगा, वो आपको जब क्वेश्चन लगाते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, अभी क्वेश्चनों की बारिश होगी तो उस बारिश में आपको अपने आप सब हट जाएगा, सब आपका दिमाग एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, उसको आपको चिंता नहीं करनी, सर आपको याद कैसे होगा। देखिए जिस भी मान लीजिए R1 को चेंज कर रहे हैं इस प्रकार, ठीक है, और R2 को चेंज कर रहे हैं उसी स्टेप में एक ही बार में इस प्रकार। देखिए ये रो चेंज हो रही है और आपने जो चेंज हो रही है रो, आपने ऑपरेशन दूसरी जो रो को चेंज करना है उसी की मदद ले ली है, तो ये ऑपरेशन फिर गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आप एक ही स्टेप में जो रो चेंज हो रही है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद देखिए कॉमन से इसको बदल रहे हो, आप वहां पे इसको यूज भी कर ले रहे हो, फिर वहां पे जो लिखोगे वो चेंज वाली लिखोगे कि पहले वाली रो लिखोगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस प्रकार से ये इनवैलिड हो जाता है ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आया। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में एकदम बकायदा एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, चेंज रो या कॉलम को
उसी स्टेप में यूज नहीं करते हैं। ऐसा करने से वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कम से कम एक बार में एक रो तो अनचेंज होनी ही चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ऑपरेशन तो इन्वर्ट हो गया, जैसे मान लीजिए आपने ये लगाया और दूसरा आपने R2 को चेंज किया R3 प्लस R2 करके, ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन सही है, लेकिन कितनी रो चेंज हो गई एक बार में, 2 रो, लेकिन फिर भी अभी R3 अनचेंज्ड रही। ठीक है, तो कम से कम एक तो अनचेंज्ड रहे। ये सोचो अब सर इसी में हम R3 को भी चेंज कर दे कोई ऑपरेशन लगा करके, तो वो गलत हो जाएगा। एक साथ जैसे 3x3 सब, ये सब 3x3 डिटरमिनेंट में ही मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, एक रो आपने बदल दी, दूसरी रो भी बदल दी, तो आप सोचते तीसरी रो भी एक ही बार में बदल दे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, वो गलत हो जाएगा, वैल्यू डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगी, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक एटलीस्ट एक रो तो अनचेंज हो, 2 रो अनचेंज हो अच्छी बात है। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट अ टाइम ऑपरेशन इज वैलिड। एट अ टाइम एक बार में कौन से ऑपरेशन वैलिड हैं आपको पहचानने हैं। इतनी बात जानने के बाद शायद आप कर लें। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे दिया है R1 R2 प्लस 5R3, एक ही स्टेप में कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर वैलिड एट ए टाइम, एक बार में। ठीक है, एट ए टाइम ऑपरेशन इज वैलिड। ठीक है, R2 स्टोर कर रहे हैं, R2 प्लस 3R3। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन है बी, R1 स्टोर्ड एट R2 प्लस 3R3। एक तीसरा ऑप्शन है C1 स्टोर्ड एट C1 प्लस C2 और C2 स्टोर्ड एट C2 प्लस C1। एक चौथा ऑप्शन है R1 माइनस 3R2 प्लस R3, C1 स्टोर दैट C1 प्लस C2 माइनस का 5C3। ठीक है, इसमें से कौन से ऑपरेशन, पहला एक ऑप्शन ये एक इनमें से बताइए एट ए टाइम कितने ऑपरेशन सही हो सकते हैं। R1 को आप बदल रहे हैं, यहाँ पर चेक करने का तरीका, जिसको बदल रहे हैं वो यहाँ होना चाहिए इस तरफ, हाँ है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी 1 होना चाहिए, उसका गुणांक भी 1 होना चाहिए, तो ये ऑपरेशन तो ठीक लग रहा है। लेकिन R2 को भी चेंज कर रहे हो साथ ही साथ, देखिए यहाँ कहीं R1 तो चेंज, देखिए आपको पता है हमने R1 चेंज कर दिया है, तो दूसरी बार में जब आप देखें तो वहाँ पे R1 का यूज नहीं होना चाहिए, एक ही बार आप चेंज कर रहे हो ना, तो वो अलग होना चाहिए। तो हाँ ये सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे B क्या है, R1 को चेंज कर रहे हैं R2 और 3R3 को जोड़ करके, R1 तो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब R1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया होगा, R1 का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा यहाँ पे, तभी तो R1 गायब हो गई। इसका मतलब ये गलत है, हमने कहा कि जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे R1 को चेंज कर रहा है, उसका गुणांक ही, उसका कोफिशिएंट ही 0 हो गया, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा प्रश्न। देखिए C1 को बदल रहे हैं C1 प्लस C2 से, ठीक है, लेकिन यहाँ C2 बदल रहे हैं C1 की मदद से, जो कि चेंज हो रही है उसी टाइम, एट ए टाइम, एक ही स्टेप में, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए वही हमने बताया कि जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसका यूज ना करिए, उसी स्टेप में, अगले स्टेप में कर लीजिए। ठीक है, अभी ये सब आपको क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, अभी आप घबराइए मत कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वो, अभी सब समझ में आएगा, मजा आएगी आपको। भाई हमको भी आई है, हम भी कभी आपके तरीके मतलब ये क्लास 12th में थे, पढ़ा होगा, मजा नहीं आई होगी, प्रैक्टिस करा, समझ में आया, तो आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को। ठीक है, R1 बदला है R1 से 3R2, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे C1, अच्छा एक बार में या तो रो बदलिए या तो कॉलम ही कॉलम बदलिए, एक ही स्टेप में आप सोचिए रो भी बदल ले और कॉलम बदल ले, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपने ऑपरेशन वैलिड इनवैलिड पता करना बता लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक के माध्यम से दे दिए जाएंगे। फिर से पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग एट ए टाइम, देखिए यहाँ पे लिखा एट ए टाइम, एक बार में कौन से ऑपरेशन एक ही वही स्टेप में सही होते हैं, इनमें से पहचानना है। एक दे दिया है R2 बदल रहे हैं R2 माइनस एक्स स्क्वायर R3 प्लस साइन R1,
साइन एक्स R1, ठीक है, साइन एक्स R1। और ये दूसरा आपका आ जाएगा, एक दूसरा ऑप्शन दे दिया है R1 माइनस R2 प्लस R5 R3 R2 प्लस 3R3। एक सी दे लो, R1 स्टोर्ड एट R1 माइनस R2, ये क्वेश्चन नोट कर रहे हैं भाई हम, माइनस R2 प्लस 5R3, R2 स्टोर दैट R2 प्लस 3R1, ठीक है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, R1 बदल रहे हैं R1 प्लस 2C2 माइनस C3, ठीक है। एक ई ऑप्शन देख लेते हैं, C2 बदल रहे हैं C2 स्क्वायर से, ठीक है। एक ई एफ वाला ऑप्शन देख लेते हैं, R3 बदल रहे हैं R3 में प्लस 8 करके। जी ऑप्शन देख लेते हैं, R3 बदल रहे हैं R3 R1। दूसरा क्वेश्चन है, C बदल रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस 2C2, C2 बदल रहे हैं C2 प्लस C3, C3 बदल रहे हैं C3 माइनस 8C1 प्लस 8C2, C3 माइनस 8C1 प्लस 2C2, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बता रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर वैलिड एट अ टाइम, एक बार में एक ही स्टेप में कौन से ऑपरेशन आप लगा सकते हो। देखिए R2 को बदल रहे हैं, कोफिशिएंट इसका 1 है, जिस रो को बदल रहे हैं वो रो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है सर, इतना तो रट गया हमको भी यहाँ पे, तो इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बाद में R3 में ये देखिए कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई एक रियल नंबर ही होगा यहाँ पे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो रो बदल रहे हैं उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और वो रो भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑपरेशन वैलिड हो जाएगा मेरा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, R1 को बदल रहे हैं, ये R1 है, हाँ यहाँ पे R1 है, उसका 1 है, ठीक है, R2 और फिर R2 को भी बदल रहे हैं एक बार में, ठीक है, दो रो को एक बार में तो बदल सकते हैं, यानी एक रो तीसरी R3 यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब 1 चेंज हुई होगी, ठीक है। हाँ, R2 बदल रहे हैं R2 प्लस 3R3, हाँ R1 तो यूज नहीं हुआ है, हाँ नहीं यूज हुआ है, क्योंकि हमें पता है जो रो एक स्टेप में बदल रहे हैं तो वो रो यहाँ पे यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर, यहाँ तो सही हो गया, ये ऑपरेशन सही हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा, ये भी वैलिड हो गया है, ठीक है। देखिए थोड़ी सी गलती यहाँ पे, देखिए जल्दबाजी ना करिए ज़्यादा, R1 बदल रहे हैं इनकी मदद से, पर R2 बदल रहे हैं, R2 भी तो चेंज हो रही है उसी स्टेप में, और जो R2 चेंज हो रही है लेकिन वो ऊपर यूज हो रही है यहाँ पे, देख लीजिए आप यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट, तो इस प्रकार से ये भी ऑपरेशन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये R2 भी तो बदल रही है यहाँ पे इसी स्टेप में, उसी स्टेप में R2 को आप ऊपर यूज कर ले रहे हैं, जो कि बताते आ रहे हैं इससे पहले वाले क्वेश्चनों में कि जो रो बदल रही है उसको ऑपरेशन में चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे पहले ऑपरेशन हो चाहे बाद में, उनको यूज नहीं करना है उसी स्टेप में, अगले स्टेप में भले उसको यूज कर लो, ठीक है। R1 बदल रहे हैं, ठीक है, R2 बदल रहे हैं, R2 बदल रहे हैं, वो R2 यहाँ यूज हो रही है, तो इस प्रकार से C वाला भी ऑपरेशन इनवैलिड हो जाएगा, सेम जैसे यहाँ ये इनवैलिड नहीं, जैसे यहाँ भी R1 बदल रहे हैं, ठीक, R1 को हम सिर्फ रो की मदद से बदल सकते हैं, कॉलम की मदद से नहीं, तो ये भी ऑपरेशन इनवैलिड हो जाएगा। और किसी भी कॉलम को स्क्वायर करके नहीं बदल सकते हैं, कॉलम को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे कॉलमों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर उनको स्क्वायर करते हैं ऐसा संभव नहीं है। ऐसे R3 को अगर हमें रो बदल रहे हैं यहाँ पे, उसमें कोई एलिमेंट जोड़ रहे हैं, रो को नहीं जोड़ रहे हैं, एलिमेंट अलग से जोड़ दे रहे हैं, तो वो भी ऑपरेशन इनवैलिड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और रो का नहीं हो सकता, ये C1 बदला है और C2 बदल रहे हैं, वो यहाँ यूज कर ले रहे हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक साथ 3 कॉलम तो बदल सकते ही नहीं है, इस प्रकार से भी ये ऑपरेशन इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी 6 है, इसका थोड़ा सा परिभाषा, इसका तो जो की पॉइंट है वो बता दिए हमने। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जो है, ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, समझाते समझाते पता ही नहीं चला समय कब निकल गया, ठीक है। इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, रिविजन करिए, क्लास नोट्स देखिए, अपने खुद नोट्स बनाइए, कुछ ना है कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर से समझा दिया जाएगा। पर हम ये बात मान लीजिए, जब आप कल ऐसे लेक्चर नंबर 8 में जब हम पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको इस किंग्स प्रॉपर्टी का महत्व समझ में आएगा
और एप्लीकेशन समझ में आएगा, फिर इसको आपकी फीलिंग आ गई, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बस ये पता करना है कौन सा ऑपरेशन वैलिड है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से डिटरमिनेंट को चेंज कर सकते हैं विद रो कॉलम ऑपरेशन, कि डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरी चेंज ना हो। बस इसमें इतना ही सिखाया गया है, यही प्रॉपर्टी 6 होती है बस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम प्रॉपर्टी 6 से रिलेटेड सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टी 6 की मदद से बड़े बड़े प्रूवमेंट करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चनों को प्रॉपर्टी 6 लगा करके कम से कम कैलकुलेशन में रिड्यूस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। और इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते।